एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, कॉमरेड सीताराम येचुरी। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। सीताराम जी, ये बजट आपने देखा और मैं समझ रहा हूं कि आपने अब तक इसका एक्सरे भी कर लिया होगा। आपको इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी? बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है खोज के निकालना अच्छी बात क्या है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि आज जिस हालत से आर्थिक व्यवस्था गुजर रही है, बहुत ही एक तीव्र मंदी है अर्थव्यवस्था में। इस मंदी से बाहर निकलना है तो सरकारी खर्चे को बढ़ाना चाहिए। अब सरकारी खर्चे के आंकड़े जो बजट में दिए गए वो वही के वही हैं जो पिछले साल थी। अब इसको महंगाई की दर से अगर इसको जोड़े तो ये जो है घटेगा, पिछले साल में जितना खर्च हुआ उससे ज़्यादा। तो ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात कह रहे हो, ये वी शेप्ड होना नहीं है, ये होगा के शेप। के शेप रिकवरी का मतलब ये है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। और यही है इस पूरे बजट के अंदर जितने भी प्रावधान दिए गए वो यही है कि ये बड़ी पैमाने पर निजीकरण, देश की संपत्ति को बेचना, इंश्योरेंस सेक्टर में और बाकी सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को अनुमति खुले रूप में। तो इसका मतलब ये है कि अपनी आत्मनिर्भरता की जगह ये अपनी अर्थव्यवस्था की आत्मसमर्पण हो रही है। आपके देश के अंदर इतना बड़ा ये किसान संघर्ष चल रहा है और आपने फर्टिलाइज़र सब्सिडी घटाई, देश के अंदर भूखमरी बढ़ रही है, आपने फूड सब्सिडी घटा दी, देश के अंदर बेहद हमारे जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप पेट्रोलियम के सब्सिडी घटा दी। अब चूंकि आपने किसान का जिक्र किया कॉमरेड, तो मैं किसानों पे आता हूं। बेरोजगारी बढ़ रही है, मनरेगा में घटा। कृषि का जो बजट है 1,48,300 करोड़ कर दिया गया। सरकार कह रही है कि इस क्षेत्र में भी हमने दुनिया भर पैसा लगाया है, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा बजट बढ़ा दिया है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किसानों के लिए? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए यहीं पर है आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी घटा, फूड सब्सिडी घटा, ये सरकारी दस्तावेज है। जो आप जो भी कहते हो कि हम ये कर दिया वो कर दिया, कितने सालों में किया भाई? कितने सालों की योजना है ये? तो ये है असलियत। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कॉमरेड सीताराम येचुरी, जो है आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने बजट में जो आंकड़े बताए वो आंकड़ों की बाजीगरी है, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो बजट एलोकेशन हुआ है, जो बताया गया है उसके बारे में वो सब गलत है। नहीं, मैं सरकारी बजट का ही आश्वासन कर रहा हूं, उसी के डॉक्यूमेंट से मैं बता रहा हूं आपको। मैंने ये खुद कहीं और से खोज नहीं निकाला, ये है सरकारी डॉक्यूमेंट बजट का, ये उसी में से निकाल के मैं आंकड़े बता रहा हूं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ये है लिखित रूप में। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आर्थिक सुधारों की बात कही गई इस बजट में, आईपीओ, एलआईसी के आईपीओ की बात कही गई है, एयर इंडिया के विनिवेश की बात है, इसके अलावा 2-3 कंपनियों का और भी जिक्र किया गया। सवाल मेरा यह है, जो आप लोगों की इस पर आपत्ति है उससे जुड़ा सवाल है कि अगर जनता के टैक्स के पैसे से अगर कोई कंपनी मुनाफे में नहीं है, घाटे की कंपनी है, उसको कब तक आखिर सरकार चला सकती है और क्यों चलाए? क्या लॉजिक है इसके पीछे? पहले ये इसकी लॉजिक बताइए। जो सरकार के जनता के पैसे से जो बनी ये कंपनी है, अगर वो मुनाफा बना रही है तो उसको क्यों बेच रहे हो आप? आज जो लिस्ट किए गए हैं सब ब्लू चिप पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जो सब मुनाफा बना रहे, सब मुनाफे बना रहे हैं। उसको क्यों बेच रहे हो भाई? एयर इंडिया कहां मुनाफे में है? एयर इंडिया तो मुनाफे में नहीं है। वो उसी का क्यों ले रहे हो? आपका सेल क्या हो रहा है? आपका ये मतलब आपके पेट्रोलियम सेक्टर में क्या हो रहे हैं, ओएनजीसी वगैरह, और कितना डिविडेंड ले रहे हैं और कितना उनसे पैसे जुटाया आपने उनके जिससे कैश रिजर्व से। अच्छा, तो क्या आपको यह लगता है सीताराम येचुरी जी, आर्थिक सुधार की दिशा में जो कांग्रेस कदम बढ़ा रही थी मनमोहन सिंह के वक्त में, जो चीजें हमने देखी, उसी को एक तरीके से यह सरकार भी आगे बढ़ा रही है? नहीं, उससे कई गुना आगे पहुंच गई।
और मनमोहन सिंह साहब भी जब लगाए थे उसके लगाम थे हम वामपंथी यूपीए में, और वो लगाम लगाते लगाते बचाया अपनी अर्थव्यवस्था को, जिनको सरकार को मानना पड़ा। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह साहब को मानना पड़ा। तो अब सवाल ये है कि आज जिस हद से आप बढ़ते जा रहे हो, अब देखिए साहब, मैं ये इस आंकड़े का क्या बताओगे आप? ये बजट का ही है। इसके अंदर ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स पिछले साल में जितना मिला उससे जो है कम मिलेगा इस बार। जीएसटी तो बढ़ा है, इतना अगर ये करोगे आप तो जीएसटी का कलेक्शन तो बढ़ा है कॉमरेड। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, हाँ बड़ा है, क्योंकि अब ये लॉकडाउन और इस बर्बादी के बाद फिर शुरू हो रहा है, तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा। आप कह रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई इस बजट में। इसमें किसकी मेहरबानी है भाई? अपने देश में आजादी से लेकर आज तक हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का खर्चा केंद्र सरकार देती है और देना चाहिए, और ये यूनिवर्सल होना चाहिए सबके लिए। पोलियो के लिए तो आपके बॉलीवुड के कलाकार को ले आए थे कैंपेन करने, तो ये अच्छा हुआ ना, कैंपेन हुए ना सर। तो ये अच्छा हुआ ना, आपने कहा कि कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा आपको बजट में, ये तो अच्छा हुआ। अब देखिए सबको मुफ्त में देंगे या नहीं, अभी समय ही बताएगा वो। नहीं तो जिसको आवश्यकता है सबको ये वैक्सीनेशन यूनिवर्सल, जिसे आवश्यकता है, जो गरीब है, जो वैक्सीन नहीं खरीद सकता है, उससे सरकार दे या सभी को दे? आप ये मांग कर रहे हैं जो सक्षम है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए फ्री वैक्सीन की क्या? देखिए जो सक्षम है हमारे देश के अंदर उसकी तादाद बहुत कम है। अगर आप कहेंगे इनको पैसे देने हैं, इनको नहीं देने हैं, अगर एक आदमी बच जाएगा, अगर एक इंसान भी बच जाएगा अपने देश में जिसको वैक्सीन नहीं हुआ और कोविड उसको पकड़ लेता है, तो वो फिर खतरनाक तरीके से फैलेगी। चूंकि आपने ये कह दिया था कि बातचीत की शुरुआत में कि आपको बजट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। केरल में जहां आप लोग की सरकार है, उसके अलावा 2-3 और राज्यों में बजट के लिए जो पैसा रखा गया है 2,27,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए। अब ये चुनाव आ रहे भाई। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ये घोषणाएं की। जब तक ये पैसे का कोई इस्तेमाल होगा तब तक चुनाव हो गए होंगे, जब तक चुनाव खत्म हो गए होंगे, और उसके बाद ये कुछ लागू होगा या नहीं होगा उसके ऊपर आप ही बताइए, प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चूंकि आप लोग अपनी राजनीति में सरबराह की बात बहुत करते हैं, मुझे उस नजरिए से जरा बताइएगा, कांग्रेस का बजट और बीजेपी का बजट, क्या आपको लगता है उसमें कोई अंतर आप देखते हैं कि एक ही तरह के बजट दोनों के होते रहे? देखिए कांग्रेस का बजट का भी हम मतलब उसके बारे में बहुत सारे विमर्श किए, बहुत सारे बजटों के खिलाफ भारत का बंद बुलाया, लेकिन आज ये बजट जो है उससे भी कई गुना आगे दौड़ते दौड़ते जन विरोधी है। सर्वहारा की बात इसलिए कह रहा हूं मैं, बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई। अब ऐसे समय पर मनरेगा के एलोकेशन घटाते हो आप? आपकी बेरोजगारी भत्ता के लिए हम बोलते गए, अब पूछते गए, अब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियों की छटनी हो गई ये कोविड लॉकडाउन के दरमियान। जी कॉमरेड सीताराम, मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं आखिर में एक छोटा सा कमेंट आप पर चाहूंगा। अगर मैं पूछूं कि 10 नंबर में से कितने नंबर आप मोदी सरकार के इस बजट को देंगे, शून्य मत क्या दीजिएगा। अब देखिए क्यों नहीं वही अब वो क्यों कहलवा रहा हो हमसे? हमारे हिसाब से इस बजट के लिए कोई आंकड़ा देना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन सी है। कुछ तो दीजिए, कुछ तो दे सकते हैं। 10 में कहीं ना कहीं तो ये बजट टिकता होगा। अब क्यों आपने तो आपने तो पाबंदी लगा दी कि शून्य मत कहिए। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप शून्य क्या देंगे। नहीं बेहतर है। चलिए, और इसीलिए अब कोई आंकड़ा ना दे तो बस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड सीताराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।